हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल है सब लोगों के। आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके देन, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में क्या पढ़ा था, पहले वो हमारी प्रथा वो हम कर लेंगे पूरी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने सप्लाई स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने? लास्ट लेक्चर में सप्लाई स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने बात करी थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का क्या मीनिंग है। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि अब हमारे को किसके एंगल से सोचना है, अब हमारे को प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है, सप्लायर के एंगल से सोचना है। अब हमको किसके एंगल से नहीं सोचना है, अब हमको कंज्यूमर के एंगल से नहीं सोचना है। हमको किसके एंगल से सोचना है? सप्लायर के एंगल से सोचना है, प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है, कंज्यूमर के एंगल से नहीं सोचना है। तो सप्लायर और प्रोड्यूसर का एंगल जो होता है उसका मतलब क्या हो गया? उनके एंगल में हम लोगों को ऑलवेज अब दिमाग में एक चीज बैठा के रखनी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब हमारा इंटेंशन एकदम क्लियर होगा, अब हमारा इंटेंशन एकदम साफ है कि हमको अब ऑलवेज जब भी ये सोचना है कि सप्लाई बढ़ाना है या कम करना है, तो हमको सिंपल एक चीज सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो सप्लायर ऑलवेज रेडी है सप्लाई बढ़ाने के लिए। प्रॉफिट अगर कम होगा तो सप्लायर कभी अपना सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। तो प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्रॉफिट अगर कम होगा तो सप्लाई कम होगा। इस तरीके से हमारे को क्या करना है? वर्क करना है। उसके बाद हमने मीनिंग देखे थे सप्लाई का। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज that producers are willing and able to offer at a market at various prices during a period of time। मतलब यहाँ पे भी विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमांड में विलिंगनेस और एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई में भी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या है? इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन प्राइस और टाइम, क्योंकि सप्लाई इज अगेन अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन का सप्लाई रहता है, चलते रहता है चलते रहता है। सो ऑलवेज हम सप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम और इन कंटेक्स्ट ऑफ प्राइस, ऑलवेज हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड ऑलवेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियड। प्राइस क्या करते हैं? बोलते हैं मतलब 10 रुपए में 50 की क्वांटिटी का सप्लाई मैं एक हफ्ते का करूंगा, तो एक हफ्ता इज अ टाइम, 10 रुपए इज अ प्राइस एंड 50 रुपीज इज अ क्वांटिटी। तो प्राइस टाइम क्वांटिटी यहाँ पे भी क्या है? बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो विलिंगनेस यहाँ पे क्या होती है भाई? सप्लायर जो प्राइस चल रही है, जो प्रीविलिंग प्राइस है, उतने प्राइस में विलिंग है क्या सप्लाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज विलिंगनेस। अच्छा, दूसरी उसकी औकात मतलब एबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज उसके पास है क्या उतना सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए, उतना सप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे एबिलिटी का मतलब रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी मदद से वो गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा या वो जो गुड्स है वो सप्लाई कर पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एबिलिटी। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज थी, सप्लाई इज अ फ्लो, हम डिस्कस कर चुके हैं। सप्लाई इज नथिंग बट ऑफर फॉर सेल। इफ यू रिमेंबर, सप्लाई का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, या उसको हम बोल सकते हैं एक्चुअली बॉट इनटू द मार्केट। आई एम नॉट सेइंग एक्चुअली परचेस, आई एम सेइंग एक्चुअली जो मार्केट में उसने गुड्स लेके आया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल। देखो दो चीजें थी, मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस होता है। स्टॉक का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो स्टॉक का मतलब होता है अवेलेबल फॉर सेल, मतलब ऐसे गुड्स जो आपके पास अवेलेबल है सेल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक। और सप्लाई का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब बहुत सिंपल है। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है जो आपके पास है, आप ला सकते हो, बट अभी आपने मार्केट में लाया नहीं, आपके गोडाउनों में दबा पड़ा माल है, वो अलग बात हो गई। सो दैट इज स्टॉक पड़ा है, बट आपने अभी तक मार्केट में लाया नहीं है, आपने अभी तक सेल के लिए ऑफर लोगों को नहीं किया है, तो दैट इज नॉट अ सप्लाई, दैट इज स्टॉक। सप्लाई का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो आप ऑफर कर रहे हो, जो आपके शोरूम में, आपकी दुकानों में, आप मार्केट में लेके आ रहे हो, लोगों को ऑफर कर रहे हो, काहे के लिए? सेल के लिए। देखो एक्चुअल सेल और सप्लाई में भी डिफरेंस है। एक्चुअल सेल मतलब आपने बेच दिए, सप्लाई मतलब आप सेल के लिए कितना ऑफर कर रहे हो। मेरे पास 50 क्वांटिटी है ऑफर करने के, मैंने 50 ऑफर कर दिया, इसमें से 20 बिकी, 40 बिकी, डिपेंड, अलग अलग बातें हैं वो तो, बट मैं ऑफर कितना कर रहा हूं? 50। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? मैं सप्लाई 50 का कर सकता हूं। अगेन सप्लाई के अंदर भी एक बात आई थी कि सप्लाई के अंदर भी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या? सप्लाई को, मतलब बेसिकली अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। हमने इसको चालू किया था लास्ट क्लास में कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या करते हैं? सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स। जस्ट लाइक डिमांड, कुछ फैक्टर्स हमने वहां पे कुछ डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं, आप उनको कुछ फैक्टर्स बोल सकते हैं, वापस से क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं, फैक्टर्स बोल सकते हैं, जो हमने डिमांड में भी पढ़े थे, सेम यहाँ पे भी है वही है, बट यहाँ पे डिमांड के कंटेक्स्ट में ना आते हुए यहाँ पे किसके कंटेक्स्ट में आ रहा है? सप्लाई में। मतलब बेसिकली इन फैक्टर्स का मतलब है ये ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे फैक्टर्स है जिनके वजह से सप्लाई अफेक्ट होता है। सप्लाई अफेक्ट होता है का मतलब है सप्लाई बढ़ भी सकता है, सप्लाई कम भी हो सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सप्लाई बढ़ भी सकता है, सप्लाई कम भी हो सकता है।
Are you getting my point? So factors affecting factor determining supply in short and simple word is very simple कि भाई ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से सप्लाई क्या होता है, अफेक्ट होता है, मतलब सप्लाई बढ़ भी सकता है और सप्लाई कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्लाई कम होगा, सप्लाई बढ़ भी सकता है और सप्लाई कम भी हो सकता है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। सो वो सारे फैक्टर्स की हमको वन बाय वन बातचीत करनी थी, जिसमें हमने दो फैक्टर्स की बात लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे, दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अनदर प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का मतलब क्या, जो प्राइस पे आप लोगों को ऑफर कर रहे हो वो गुड्स बेचने के लिए 10 रुपए 20 रुपए। सो वहां पे हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई थी कि भाई एक चीज ऑलवेज याद रखना, सपोज ये खर्चा है, ये कॉस्ट है मेरा सप्लाई का और ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सो एक फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो बाकी फैक्टर्स को, बाकी चीजों को मैं कंस्टेंट मान लेता हूं। मेरी प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियर बताई कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने की ऑफर करेगा ही करेगा, उसका फायदा है ना। अरे वो धंधा करने के लिए बैठा है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, सो उसका तो फायदा है ना उसमें। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग एंड ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि सप्लायर को अगर फायदा ज्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो ही इज ऑलवेज रेडी टू सप्लाई मोर। बट अगर उसका प्रॉफिट कम होता है तो ही इज नॉट रेडी टू सप्लाई मोर, वो हमेशा फिर उस केस में क्या करेगा, लेस सप्लाई करेगा। सो ये चीज अपने दिमाग में एकदम क्या कर लो, अच्छे से बैठा लो। अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब सप्लाई भी बढ़ेगा। अगर प्राइस कम हो रही है मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। प्राइस बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब सप्लाई भी बढ़ेगा। प्राइस कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब सप्लाई भी कम होगा। समझ में आ रही बात? तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होता है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। इनवर्स नहीं है, समझ में आ रही बात? इनवर्स नहीं है। क्लियर होगी बात? ओके। क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने और डिस्कस करा था, फिर हमारी रिवीजन कंप्लीट होती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाइस तुम लोग सोचते होंगे सर इतना रिवाइज क्यों कराते हैं? भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब इकोनॉमिक्स ऐसे देखा जाए तो बहुत छोटा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका वेटेज भी अच्छा खासा है 60 मार्क्स का, ठीक है। सो वेटेज अच्छा है और सब्जेक्ट छोटा है। सो अगर मेरे को चाहिए तो मैं तो अभी तक कोर्स खत्म कर चुका होता, इफ आई वांट मैं अभी तक कोर्स खत्म कर चुका होता, बट क्यों करना है? सिर्फ हमको खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। मेरी क्लास में अगर तुम बैठ रहे हो सो ऑलवेज रिमेंबर, कोर्स की चिंता तुम मत करो, वो मेरी चिंता है, वो तुम्हारी चिंता नहीं है कि कोर्स कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। आपके टाइम पे बिल्कुल टाइम अनुसार वो खत्म होता ही है, ठीक है। 10-11 सालों से यही काम कर रहा हूँ, पता है, ठीक है, कैसे खत्म होता है, कहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। बट खत्म इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू गेट नॉलेज, ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिए, खत्म कर लिए, हो गया, बस हो गया, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में कुछ याद नहीं आ रहा, पढ़ते पढ़ते कुछ याद नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखते होंगे कि मेरी क्लास में मैं बहुत टाइम रिवीजन पे डालता हूँ, इधर उधर की बातें इधर इतना नहीं करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि क्यों, उसका रीजन है कि मैं चाहता हूँ भी एग्जाम से तो आप लोग एग्जाम पे फोकस करें। सो एग्जाम है तो एग्जाम पे हमारा फोकस जरूरी है, तो उसके लिए रिवीजन मल्टीपल टाइम्स बहुत जरूरी है। गाइस थ्योरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना, प्लस थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा मार्क्स स्कोर करना, प्लस थ्योरी सब्जेक्ट को एकदम फ्रेंडली बनाना, प्लस थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर अच्छी चीज अच्छे से आप लोगों को पढ़ना, ये सबके लिए जरूरी है आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, ठीक है। मतलब जितनी बार, जितनी ज्यादा बार आप लोग क्या करोगे, रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे चीजें, उतनी ज्यादा आप लोग क्या होंगे, वो सब्जेक्ट से फ्रेंडली होंगे। अगर आप कम रिवीजन करोगे तो आपका फ्रेंडली होना नामुमकिन है, आपको हमेशा वो सब्जेक्ट से डर लगते रहेगा। क्लियर? तो जैसे मैं क्लास में बार बार इसको रिवाइज कराता हूँ ना, तो आई होप आप लोग घर में भी इसी तरीके से क्या करते होंगे, रिवीजन करते होंगे। ये मेरा मानना है और ये मेरा मानना सही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप पास होना दिक्कत है, इसके बिना अच्छे मार्क्स लाना और पास होना दोनों दिक्कत है। सो आई रिक्वेस्ट इस चीज़ों की आदत अभी डाल लो, आगे बहुत काम आएगा नेक्स्ट लेवल्स पे, ठीक। चलो, चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, सही बताऊंगा, गलत तो नहीं बताऊंगा। तुम लोग जो पढ़ रहे हो हम पढ़ चुके हैं, है ना, पास भी हो चुके हैं, डिग्रियाँ भी लगी हुई है,
तो इसीलिए मान लिया करो बस बात को। खैर, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई मेरे बच्चा? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सप्लायर वाज लाइक यार मेरे जो गुड्स है उसकी तो प्राइस ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो तो कांस्टेंट है, बट इससे जो रिलेटेड गुड्स है, कुछ और रिलेटेड गुड्स है, उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ रही है। सो मेरे पास ऑप्शन है ना यार, मैं ये नहीं बेचता, मैं वो बेचूंगा। मैं अगर ये बेचता हूं तो मेरे को कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितना पहले हो रहा था उतना ही हो रहा है। हाँ भले कम नहीं हो रहा है लेकिन ज्यादा भी तो नहीं हो रहा है। बट अगर मैं जो रिलेटेड कमोडिटीज है वो भी तो मैं सेल कर सकता हूं ना, मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं यही क्यों सेल करूं, मैं रिलेटेड कमोडिटीज भी सेल कर सकता हूं। सो अगर मैं रिलेटेड कमोडिटी सेल कर सकता हूं और उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, सो आई वाज लाइक उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो वो बेचूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। सो वही बेचता हूं ना, इसको छोड़ो, तो इसको छोड़ो मतलब क्योंकि रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, सो सप्लायर वाज लाइक कि मैं वो बेचूंगा ये नहीं बेचूंगा। सो सप्लायर वाज लाइक मैं उसका सप्लाई बढ़ाऊंगा इसका कम कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ने की वजह से इस कमोडिटी का सप्लाई हम क्या कर देते हैं, मतलब सप्लायर क्या कर देता है, कम कर देता है, बिकॉज ही वाज लाइक उसमें ज्यादा प्रॉफिट है तो वो ज्यादा उसमें ज्यादा मैं क्या करूंगा, पैसा कमाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। और इफ वो रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइसेस कम हो रही है तो मैं बोलूंगा जा मेरे को नहीं बेचना है तेरे को, चल भाग से, मैं अपनी पुरानी वाली बेचूंगा। तो रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस कम हुई, मैंने इस चीज का सप्लाई बढ़ा दिया। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज इफ इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। गाइस कंसेप्ट से याद रखो। तो दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप इन दिस केस। इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज चेंज हो रही है तो दैट बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो कमोडिटीज है उनके बीच में और रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइसेस सेम कमोडिटीज की प्राइस और सप्लाई ऊपर पड़े। दिस इज नॉट सेम कमोडिटी की प्राइस और सप्लाई, दिस इज रिलेटेड। इफ आई एम सेलिंग पेप्सी, ठीक है, और पेप्सी की प्राइस में इतना कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बट नींबू पानी की प्राइस में बहुत बढ़ रहा है। सो आई वाज लाइक मैं नींबू पानी बेचेंगा, पेप्सी नहीं बेचेंगा। समझ में आ रही बात? क्यों बेचूंगा मैं पेप्सी, मैं नींबू पानी बेचूंगा। समझ में आ रही बात? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ध्यान से सुनना आज के पॉइंट सब। ये तो अभी तक तो रिवीजन चल रही थी, ठीक है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो चीजें जिन चीजों की मदद से आप वो सप्लाई को बनाते हो। मतलब बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 4 लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है, अभी नहीं, जब पढ़ाता था एकदम इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था हमने, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज बोल दो, एंटरप्रेन्योर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। सो इनके ऊपर लगने वाला खर्चा, मतलब लैंड के ऊपर लगने वाला रेंट, लेबर के ऊपर लगने वाला वेजेस, कैपिटल के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर जो इतनी मगजमारी कर रहा है, इतने काम कर रहा है, उसके ऊपर लगने वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चारों जो है ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके ऊपर लगने वाला खर्चा हमारा क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। हमारा क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे लिए वो क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। इसी को आप आसान भाषा में बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये, या आप उनको प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, मतलब इन सबका एक ही है। इन सबका मतलब होता है जो गुड्स हम बेच रहे हैं, जिसकी सप्लाई करने की हम बात कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए लगने वाला खर्चा, उसको आसान भाषा में बोलूं तो उसको बनाने के लिए लगने वाला खर्चा। सो खुद सोचो अब इस केस में सप्लाई के अंदर क्या इंपैक्ट होगा, बताओ मेरे को। ये मेरा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने के लिए लगने वाला खर्चा। You can also say that price of factors of production, cost of production, गावरानी भाषा अपनी, बनाने के लिए लगने वाला खर्चा, फैक्टर कॉस्ट, एक ही बात। ये मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरी प्राइस। अब चेंज काय में हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है क्या? नहीं, प्राइस तो बेचारी इतनी शरीफ है, थर्ड पॉइंट में प्राइस कांस्टेंट रहेंगी। सी व्हेनेवर हम कोई पर्टिकुलर फैक्टर, कोई इसकी बात करते हैं फैक्टर की, अगर मैंने ये थर्ड पॉइंट की बात करा, सो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अलावा बाकी सब में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऐसा नहीं बोल सकते बिजनेस इकोनॉमिक्स में कि तुम 2 पॉइंट 3 पॉइंट को एक साथ हैंडल करो, नहीं, हम अलग अलग खेलते हैं भाई, एक एक करके आओ, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब बाकी पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जितने में मैं सेल करता हूं, दिस इज माई सेलिंग प्राइस, दिस इज मैं बनाने का खर्चा, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 3 अकॉर्डिंग टू दिस।
ठीक है। सो इनके बीच का व्हाट प्रॉफिट। अब प्राइस, सेल प्राइस तो सेम रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होगा। तो अगर मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो क्या हो रहा है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो गई, कहाँ बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। पहले इतना कम आता था, अब कम कमा रहा हूं। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, बोलो मेरे साथ। सर बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो तुम सप्लाई कम करोगे कि ज्यादा करोगे, सर ज्यादा करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से सप्लाई क्या होता है, सर ज्यादा होता है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होता है, सर प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, सप्लाई तुम कम करोगे। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, प्रॉफिट कम होने से सप्लाई बढ़ा दिए। क्लियर, यस और नो, क्लियर। अरे हाँ या ना, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, यस सर, क्लियर, ओके। सो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द रिसोर्सेज इनपुट्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। मतलब जो आपको फैक्टर्स रिसोर्सेज लग रही है, इनपुट्स लग रहे हैं, ठीक है, आपके क्या करने के लिए, आउटपुट का प्रोडक्शन करने के लिए। दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। If the cost of particular factor of production increases, it will lead to an increase in. If the cost of particular factors of production increases, it will lead to increase in the cost of production of the goods, which use more of that output input, and then other will use less of that output. क्या है समझाता हूँ वापस से। If the production cost of factors of production increases, it will lead to increase in the cost of production, क्योंकि factors of production का खर्चा बढ़ेगा तो बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा। Which of the goods which use more of that input than other goods which are less। मतलब सिंपल है भाई, इसका खर्चा बढ़ाने से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ये गुड्स की जगह दूसरी जगह। तो बेसिकली इनकी वजह से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा, इनकी वजह से सप्लाई एकदम सिंपल हो जाएगा। सप्लाई इनकी वजह से क्या होगा, बोलो मेरे साथ, अरे बोलो, सप्लाई और इसके बीच में क्या हो जाएगा, सप्लाई कम, अगर ये बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो सप्लाई भी एक्सक्यूज मी, सॉरी गलत लिख दिया इमोशनल में, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता, आपको समझ में आएगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या होगा, अगर कम होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। क्लियर। सो दैट मीन्स देयर इज अगेन इनवर्स। कभी कभी लगता है डॉक्टर बन जाना था मैंने। पता नहीं, लगता है हैंडराइटिंग को देख के। हाँ, तुम लोगों को तो बड़ी मजा आ रही होंगे ना, हे हैंडराइटिंग खराब है सर। अपनी तो बचपन से खराब है भाई, इसके पीछे लॉजिक है भाई, जिसका दिमाग फास्ट चलता है ना उसकी हैंडराइटिंग खराब होती है, क्योंकि लिखता फास्ट है ना, लॉजिक है, एक्चुअल में लॉजिक है, लिखता फास्ट है, तो लिखता फास्ट है तो हैंडराइटिंग खराब होती है। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड अ स्मॉलर इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल। हाँ, अब तुम इनपुट्स अगर यूज कर रहे हो राइस बनाने के लिए तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, मान लो फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, सो उसके प्राइस के बढ़ने से ऑटोमोबाइल के ऊपर क्या को फर्क पड़ेगा भाई, ये ऑटोमोबाइल का इनपुट थोड़ी ना है, जो ऑटोमोबाइल का इनपुट है वो ऑटोमोबाइल के किस में फर्क, उसमें फर्क पड़ेगा। तो इट इज कॉमन सेंस ना, एग्जांपल भी लिखने की क्या जरूरत थी, मतलब वो बोलते भाई इसकी वजह से दूसरे के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा ना, क्यों पड़ेगा, वो ऑटोमोबाइल के इनपुट बंद थे क्या, नहीं। तो सिंपल बात है, जो इनपुट की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रोडक्शन के लिए हमारे को लग रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के लिए काम आ रहे हैं इनपुट्स, ठीक है, जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो पर्टिकुलर गुड्स का, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसका सप्लाई आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट कम होगा, खर्चा बढ़ गया। सिंपल याद रखो, खर्चा बढ़ गया प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा बढ़ गया प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, सप्लाई कम हो जाएगा, खर्चा कम हो गया प्रॉफिट बढ़ गया, खर्चा कम हो गया प्रॉफिट बढ़ गया, खर्चा कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, सप्लाई बढ़ा देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। फालतू बुक वाले कंफ्यूज करते तुमको। It will lead to changes in relative good probability of different good and will cause producers to shift from one type। वो बोल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह गुड्स में शिफ्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर, वो सब मैटर नहीं है, डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। क्या नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। इन्वेंशन एंड इनोवेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर और बेटर गुड्स, वी ऑल नो दैट। दिस कॉज एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कॉमन सेंस की बात है, रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट आर डिस्पैच। तो मेरे को कॉमन सेंस की बात बताओ, कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, तुम ऑटोमेटिक मशीन यूज कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है बाकी सब चीजों में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट जो मशीन पे तुम पहले 50 यूनिट बना सकते थे, अब वो मशीन 500 यूनिट बना के दे रही है ड्यू टू न्यू इनोवेशन, ड्यू टू ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इन्वेंशन, इनोवेशन, ठीक है। सो उससे तुम्हारा सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? सर बट ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा। सो सर इफ अगर हमारा इनोवेशन इन्वेंशन हो रहा है तो इनोवेशन इन्वेंशन से वी आर अपग्रेडिंग दी टेक्नोलॉजी। सो इफ द टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडेड, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो रही है तो बट ऑब्वियस ही बात है सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। ओल्ड वाले यूज कर रहे हो, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो सप्लाई कहाँ होगा? कम होगा। फिर सप्लाई क्या को बढ़ेगा? फिर तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? सो अगर मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, अगर मैं बात कर रहा हूं इनोवेशन इन्वेंशन की, सो इफ यू आर यूजिंग इनोवेटेड अपडेटेड टेक्नोलॉजी, सो द सप्लाई विल मोर, समटाइम्स इट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑल्सो। सो कॉस्ट कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा, इनोवेशन इन्वेंशन से ऑटोमेटिकली मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो कैपेसिटी बढ़ने से पहले वो 50 बना सकती थी, अब 100 प्रोडक्ट बनेंगी, 500 प्रोडक्ट बनेंगी, 1000 बनेंगी, 2000 बनेंगी, सो उससे भी हम सप्लाई क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। सो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनोवेशन इन्वेंशन से कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होने से सप्लाई बढ़ेंगे ही, प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूसरा, इनोवेशन इन्वेंशन से ऑटोमेटिकली मशीन की कैपेसिटी भी बढ़ती है, तो उससे भी सप्लाई बढ़ेगा। पुरानी यूज़ करोगे, घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, तो भाई सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Next point would be government policy. What is that? What is government policy? Government policy का मतलब बहुत सिंपल है भाई, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी ले आई, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी ले आई जिस पॉलिसी के तहत सप्लायर्स को, बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई भी हो सकती है, इट वुड बी रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, इट वुड बी रिलेटेड टू टैक्सेशन, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी है। बट इफ दैट गवर्नमेंट पॉलिसी इज इन फेवर ऑफ दैट सप्लायर्स, if that government policy is in favor of suppliers, so it is but obvious but natural supplier का प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। supplier will earn more and more profit and because of that supplier will always try to increase the supply। अरे सिंपल बात है ना यार कि सप्लायर जो है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, कोई भी पॉलिसी जिसकी वजह से, सब सिंपल एक बात हो रही है, जिसकी वजह से सप्लायर को बेनिफिट हो रहा है, तभी वो उसके फेवर में मानी जाएंगी ना। अगर तुमको बेनिफिट नहीं हो रहा तो तुम्हारे फेवर में काहे की हुई हो? तो तुमको अगर बेनिफिट हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो तुम सप्लाई ज़्यादा करोगे, कॉमन सेंस की बात है। सो अच्छा, उल्टा भी हो सकता है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो तुम्हारे फेवर में ना चलते हुए तुम्हारे अगेंस्ट में चली जाए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो तुम्हारे फेवर में ना जाते हुए तुम्हारे अगेंस्ट में चली जाए। सोच के देखो, इफ गवर्नमेंट की पॉलिसी तुम्हारे फेवर में ना जाते हुए तुम्हारे अगेंस्ट में चली गई, तो तुम्हारे को फायदा है या नुकसान है? तुम सप्लाई बढ़ाओगे कम करोगे? तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही है, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही है, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो तुम्हारे प्रॉफिट कम होने से क्या हो गया? बोलो। तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही है, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो तुम्हारे अगेंस्ट में जाने से तुम्हारा प्रॉफिट कम जो हो रहा है, तुम सप्लाई बढ़ाओगे या कम करोगे? सर कम करेंगे सर, कितना चिल्लर है सर, इतना चिल्लर तो हमने जीवन में और कुछ देखा ही नहीं है। सो सी, imposition of commodity taxes is just like GST is just like a commodity tax, ठीक है, एक बोल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी लगता है, गुड्स पे भी लगता है। अब ये पुराने वाले दे रखे हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, वैट, इनका जमाना गया काफी पुराना हो गया बात ही। सन 2017 से जीएसटी आ गया है, 2017 कितने साल पहले की बात है भाई, बाप रे, ठीक है। सो खैर, सो इम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी टैक्सेस लेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, इफ यू वांट टू ऐड वन मोर थिंग यू कैन ऐड जीएसटी एक्सेट्रा, ठीक है, इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए नए टैक्सेस ला रही है, नए नए टैक्सेस ला के लगा रही है लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है। सो अगेन, इफ अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन में क्या कर रही है, इंक्रीमेंट कर रही है, टैक्सेशन के रेट्स बढ़ा रही है, टैक्सेशन नए नए ला के, उसके वजह से इम्पैक्ट हो रहा है सप्लायर्स को, तो क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएंगी ना। पहले वो 10 रुपये में बेचता था, वो टैक्स के लगने के चक्कर में उसको 12 रुपये में बेचना पड़ रहा है। सो ये होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे खर्चा बढ़ गया, प्राइस नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो द क्वांटिटी सप्लाइड दोज गुड्स विल और इंक्रीज ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ मार्केट राइजेस। अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है, उल्टी बात कर रहे देखो। सो द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दोज गुड्स वुड इंक्रीज ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ मार्केट राइजेस। मार्केट की अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तभी इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, अदरवाइज तो क्या हो जाएंगी, कम। सिंपल इसको इस तरीके से याद रखना है, इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, whether it may be subsidies, whether it may be in the form of taxes, whether it may be in the form of business policies, whether may be in the form of interest rate, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, if that policy is in your favor, if that policy is in your favor, is in the favor of supplier, then supplier will definitely increase the supply. If it is not in your favor, if it is not in your favor, as in if it is not in the favor of supplier, then in that case supplier will not increase the supply, supplier will decrease the supply. Are you getting my point? समझा नहीं समझा? Similarly, subsidies reduce the cost of production, incentives and provide an incentives to the firm to increase the supply. Subsidies देती है गवर्नमेंट, अलग अलग फॉर्म में देती है, बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताता हूँ आपके नॉलेज की है, आगे चल के जब आप प्रोफेशनल बनोगे तो उसके बाद कई सारे प्रोफेशनल्स आज की तारीख में, हम जैसे कई प्रोफेशनल्स आज की तारीख में ये सब्सिडी का भी काम करते हैं। बहुत बढ़िया काम है ये, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े लोगों को ये सब्सिडी दिलाना और दिलाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, इतने इजीली नहीं मिल जाती है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। तो उनको सब्सिडीज़ दिलाने के इससे फ़ायदे क्या होते हैं, हम जस्ट चार्ज कर लेते हैं 1 और 2% ऑफ दैट सब्सिडी। हम बोलते हैं हमने तुमको 1 करोड़ की सब्सिडी दिलाई, 2% हमारा, 3% हमारा, 4%, डिपेंडिंग अपॉन कितनी मुश्किल थी सब्सिडी और हमने कितनी मुश्किल से निकाल के लाई है। ठीक, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा के प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हर बिजनेस वाले को, बिजनेस वाला तुम्हारा क्लाइंट को दे तो फायदा ही है ना, तुम सब्सिडी दिला रहे हो तो फुकड़ में उसको मिल रही है, उसके बस की तो थी नहीं जाके निकाल लेगा। सो ही विल ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल फॉर दैट। एंड ये भी एक प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन के अंदर ये भी चीज़ें आज की तारीख में काफ़ी क्या हो रही है, फेमस हो रही है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। अभी नई फील्ड है, कुछ सालों से चालू हुई है, अभी भी इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आगे चल के आप ये भी काम कर सकते हैं। बुरा काम करने की कमी नहीं है आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल। ठीक है, काम करने की कमी नहीं है, करने वाली चाहिए। एंड फॉर अर्निंग स्काई इज द लिमिट, लिटरली इफ फॉर द अर्निंग स्काई इज द लिमिट। कितनी कैपेसिटी है तुम बोलो। वन ऑफ द फेमस सीए प्रोफेशनल राकेश झुंझुनवाला, शेयर मार्केट के राकेश झुंझुनवाला, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई साहब 20,000 करोड़ की संपत्ति है, करोड़ों अरबों खरबों कमाता है बंदा। आप तो देखते होंगे बिग बुल ऑफ द मार्केट, मूवी देखे होंगे स्कैम 1992, राकेश झुंझुनवाला, जो मोटे मोटे से एकदम। सो ही इज अ बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट नाउ, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 20,000 करोड़ किसको बोलते हैं भाई। खैर चल, थोड़ा जस्ट बताने के लिए, मोटिवेशन इससे आता नहीं जनरली, एंड रिस्पेक्ट तो भाई बहुत ज़्यादा। सो खैर, नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल फैक्टर। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, बेटर रेनफॉल, इंप्रूवमेंट इन इरीगेशन, इंप्रूव्ड सीड्स एक्सेट्रा विल इंक्रीज सप्लाई। हाँ, नेचुरल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। समटाइम्स एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस बार बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, सप्लाई अच्छा होगा। बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगा अच्छा। या उल्टा भी किसी को बोल सकते हैं, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अनहोनी एकदम ही, कोई बाढ़ ही आ गई, भूकंप ही आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा। कोई लावा वावा फट गया एकदम, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया बड़ा, जो भी रहते हैं चीज़ें, नेचुरल कैलामिटी हो गई, आतंकवादियों ने बम फोड़ दी, खैर वो दिस इज नॉट अ नेचुरल कैलामिटी बट स्टिल। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें हमारे फेवर में है, मतलब बारिश वगैरह प्रॉपर है, रेनफॉल प्रॉपर है, तो इसका फेवर वाली चीज़ में क्या होगा, हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ द नेचुरल फैक्टर्स is in favor of us, is in favor of the supplier, then in that case supplier will always increase the supply. If not, then supply will reduce the supply. Other factors और छोटे मोटे और पढ़ लेते हैं। Supply quantity of a goods also depends upon factors like governments, industrial and foreign policies. Government की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह है, अगर वो फेवर में होंगी तो फायदा है। फर्म के क्या गोल्स है, ठीक है, फर्म के गोल्स अगर प्रॉपर है, अच्छे हैं, तो उसके वजह से भी, उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है आपके फर्म के सप्लाई पे। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कितनी है, रोड्स कैसे है, प्रॉपर ब्रिजेस, डैम्स वगैरह किस तरीके से है, उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है,
डिग्री ऑफ पॉसिबल एडजस्टमेंट इन सप्लाई, किस तरीके से आप सप्लाई में एडजस्टमेंट कर सकते हो, कब बढ़ा सकते हो, कब कम कर सकते हो, आपकी मशीनरी कितनी कैपेबल है इस चीज़ों के लिए। टाइम टेकन इनटू कंसिडरेशन, खैर इतना खास पॉइंट नहीं है। सो दीज आर अदर फैक्टर्स, हमको सिर्फ नॉर्मल फैक्टर्स याद रखने हैं, दैट्स इट। पेपर में से हार्डली अगर पूछा तो ये 3 पॉइंट में से कुछ ना कुछ पूछता है, फर्स्ट के 3 पॉइंट में से एमसीक्यू पूछेगा तो ठीक है, बाकी से भी पूछ सकते हैं, चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा ज़्यादा। इन तीनों ऑप्शन से पूछा जा सकता है, बाकी तो हमको समझना था इसलिए हमने समझ लिया। गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, विल ट्राई कि लॉ ऑफ सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज मूवमेंट अलॉन्ग कर्व नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाए तो बहुत बढ़िया। फिर हम इलास्टिसिटी चालू करेंगे, ना हो तो नेक्स्ट एक और लेक्चर लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय 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 गाइस।